जब शेख चिल्ली ने अकबर को कागज का पुल बेच दिया। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन हमेशा से ज्यादा चहल पहल से भरा हुआ था। मसंद पर अकबर बादशाह अपने शाही ठाट से बैठे थे। दरबारियों के बीच हल्की फुल्की हंसी और मजाक चल रहा था। तभी दरबार के दरवाजे पर धड़धड़ाहट हुई। दरबार ने आवाज लगाई, हुजूर, शेख चिल्ली हाजिर है। दरवाजे से शेख चिल्ली ऐसे अंदर घुसा मानो कोई विजेता सेना लेकर आया हो। सिर पर तिरछी पगड़ी, हाथ में एक लपेटा हुआ मोटा कागज, आंखों में चमक और होठों पर हमेशा की तरह भोली लेकिन अजीब मुस्कान। जैसे ही वो दरबार में पहुंचा, उसने अपनी पगड़ी उतारी, जमीन पर पटकी और ऊंची आवाज में बोला, जहां पनाह, आपकी किस्मत आज बदलने वाली है। मैंने वो खोज लिया है जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। आज मैं आपको बेचने आया हूं कागज का पुल। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। किसी ने कान में कहा, अरे ये तो पागलपन की हद है। कोई बोला, पुल भी कभी कागज का हुआ है। लेकिन शेख चिल्ली ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और बोला, हंसो मत मूर्ख दरबारियों, ये कोई मामूली पुल नहीं, ये पुल है कल्पना और हकीकत को जोड़ने वाला। इतना मजबूत कि इस पर हाथी भी चल सकता है और इतना हल्का कि बच्चा भी उठा सकता है। अकबर ने हंसी दबाते हुए कहा, वाह शेख चिल्ली, आज तो तू सचमुच बड़ा व्यापारी बन गया है। अच्छा बता, तेरा पुल कहाँ है, हमें भी दिखा। शेख चिल्ली ने गर्व से कागज खोला और जमीन पर फैला दिया। महाराज देखिए, यही है वो पुल। जरा कल्पना कीजिए, ये किसी नदी पर बिछा हुआ है और आप शाही ठाट से उस पर चल रहे हैं। दरबार फिर से हंसी से फट पड़ा। बीरबल मुस्कुराए, शेख चिल्ली, ये तो साधारण कागज है, इसमें पुल कहा? शेख चिल्ली अकड़कर बोला, बीरबल जी, असली पुल आंख से नहीं दिमाग से दिखता है। आप तो ज्ञानी हैं, फिर भी नहीं देख पा रहे। ये तो आपकी कमी है। पुल की ताकत तो इसमें है कि जो समझदार है वही इसे देख सकता है। अकबर मजे लेने के मूड में थे। उन्होंने कहा, अच्छा, मान लो हम ये पुल खरीदना चाहे तो इसकी कीमत कितनी है? शेख चिल्ली ने पगड़ी सीधी की और बड़ी शान से बोला, जहां पनाह, इसकी कीमत है 5000 स्वर्ण मुद्राएं। दरबारियों की सांस अटक गई। सबको लगा अब तो अकबर गुस्से में इसे बाहर निकलवा देंगे। लेकिन अकबर हंसते हुए बोले, और अगर हमने ये पुल खरीद लिया तो हमें क्या फायदा होगा? शेख चिल्ली बोला, महाराज, ये पुल आपकी प्रजा को जोड़ देगा। आम पुल तो पत्थर से बनते हैं, लेकिन ये पुल दिलों को जोड़ने वाला है। लोग कहेंगे, हमारा बादशाह इतना महान है कि उसने हमें हवा में पुल दे दिया। दरबार फिर हंसी से गूंज गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, क्यों ना आप शेख चिल्ली का सौदा स्वीकार कर ले? वैसे भी दुनिया में पहली बार ऐसा होगा कि बादशाह ने कागज का पुल खरीदा। अकबर बोले, ठीक है शेख चिल्ली, हम तेरा पुल खरीदते हैं, लेकिन शर्त है कि इसकी मजबूती की गारंटी चाहिए। शेख चिल्ली बोला, गारंटी है महाराज, जब तक पानी गीला रहेगा ये पुल टिका रहेगा। दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर ने आदेश दिया, चलो इस पुल का उद्घाटन किया जाए। दरबार के बाहर बगीचे में इसे बिछा दो। दरबारी कागज उठाकर ले गए। बगीचे में सब इकट्ठा हुए। कागज जमीन पर बिछाया गया। सबको कहा गया, अब इस पुल पर चलो। जैसे ही कोई कदम रखता, कागज फट जाता और लोग हंसी से दोहरे हो जाते। शेख चिल्ली ताली बजाकर बोला, देखो, यही है पुल का कमाल। ये अपने ऊपर बोझ नहीं लेता, बल्कि दिल का बोझ उतार देता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, क्यों न शेख चिल्ली खुद ही इस पुल पर हाथी लेकर चलकर दिखाएं? अकबर बोले, हाँ बिल्कुल। शेख चिल्ली, जाओ हाथी ले आओ और अपने पुल पर चला। शेख चिल्ली तुरंत हाथ जोड़कर बोला, महाराज, ये पुल केवल राजाओं और विद्वानों के लिए है। अगर हाथी चलेगा तो पुल नाराज होकर गायब हो जाएगा, तब आपकी प्रजा दुखी होगी।
एक दरबारी ने चुटकी ली। तो क्या तेरे पुल पर सिर्फ हवा ही चल सकती है? शेख चिल्ली बोला, हाँ, हवा चलेगी तो पुल खुश रहेगा। और आप लोग देख रहे हैं ना, अभी हवा चल रही है, मतलब पुल बिल्कुल सही सलामत है। ये सुनकर सब और जोर से हंस पड़े। अब बीरबल बोले, जहांपनाह, देख लीजिए, शेख चिल्ली पहले टूटा लोटा बेचता था, फिर बासी रोटी को खजाना बताता था। अब तो इसने हवा और कागज बेचने का नया तरीका ढूंढ लिया है। अकबर मुस्कुराए। तो बीरबल, इसमें क्या सीख है? बीरबल ने समझाया, महाराज, सीख ये है कि 1. हर सौदे को सोच समझ कर करना चाहिए। 2. दिखावे और झूठी चमक से प्रभावित होकर निर्णय लेना मूर्खता है। 3. असली पुल विश्वास और समझ का होता है, कागज का नहीं। 4. मूर्ख की बातों से भी हंसी और सीख दोनों मिलती है। अकबर ने मजाक में आदेश दिया, शेख चिल्ली, तेरे पुल की कीमत 5,000 नहीं, 5 थप्पड़ है, वो भी हवा में, क्योंकि तेरा पुल भी हवा में ही है। दरबार जोर जोर से हंसने लगा। शेख चिल्ली मासूमियत से बोला, जहांपनाह, अगर थप्पड़ भी हवा में है तो मैं ले लूंगा, क्योंकि हवा में पड़ने वाले थप्पड़ दुख नहीं देते। ये सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मोरल, ये कहानी हमें सिखाती है, बिना सोचे समझे सौदे करना मूर्खता है। झूठी चमक और कल्पना से प्रभावित होकर फैसले लेना हमेशा नुकसान देता है। सच्चा पुल दिलों और भरोसे का होता है, न कि दिखावे और खोखले वादों का। और सबसे जरूरी, मूर्खों से भी हमें हंसी और शिक्षा दोनों मिल सकती है। बीरबल और शेख चिल्ली की 4 मूर्खताओं की परीक्षा। एक बार की बात है, अकबर बादशाह का दरबार हमेशा की तरह हंसी मजाक और चुटीली बातों से गूंज रहा था। बीरबल अपनी तीखी बुद्धि और अनोखी कहानियों से सबका मनोरंजन कर रहे थे। इतने में दरबार में प्रवेश किया शेख चिल्ली ने। उसके हाथ में एक थैला और चेहरे पर वही पुरानी भोली भाली पर थोड़ी अजीब सी मुस्कान थी। शेख चिल्ली बोला, जहांपनाह, मैंने दुनिया की 4 सबसे बड़ी मूर्खताओं की खोज की है, और आज मैं आपको साबित कर दूंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। दरबार में सब जोर जोर से हंस पड़े। अकबर भी मुस्कुराते हुए बोले, वाह शेख चिल्ली, आज तो तूने बड़ा दावा किया है। बता, तेरी 4 मूर्खताएं कौन सी हैं और इन्हें तूने कैसे खोजा? शेख चिल्ली ने थैले से 4 पुरानी सी चीजें निकाली। एक टूटी हुई लोटा, आधा जला हुआ जूता, खाली कांच की बोतल और एक बासी रोटी। महाराज, यही 4 चीजें मेरी मूर्खताओं की निशानी है। इनसे जुड़ी घटनाएं सुनकर आपको हंसी भी आएगी और समझ भी। पहली मूर्खता, टूटी हुई लोटा। शेख चिल्ली ने कहना शुरू किया, एक दिन मैंने सोचा कि पानी पिलाने का पुण्य सबसे बड़ा होता है। मैं गांव वालों को मुफ्त में पानी पिलाऊंगा। मैंने एक पुराना लोटा लिया और कुएं पर जाकर बैठ गया, लेकिन लोटा पहले से ही टूटा हुआ था। जब भी मैं किसी को पानी देता, आधा पानी रास्ते में गिर जाता। लोग गुस्से में मुझे डांटने लगे। मैंने सोचा कि शायद पुण्य आधा ही मिल रहा होगा। इस तरह पूरा दिन बैठा रहा और अंत में खुद प्यासा ही घर लौट आया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हंसते बोले, शेख चिल्ली, तेरा पुण्य तो पूरा गया, लेकिन मूर्खता का नंबर पहला तुझे मिल गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मूर्खता ये नहीं कि तूने पानी पिलाने की सोची, मूर्खता यह है कि तूने टूटा हुआ लोटा ठीक ही नहीं किया। यही पहली मूर्खता है। दूसरी मूर्खता, आधा जला जूता। शेख चिल्ली ने दूसरी वस्तु उठाई। महाराज, एक बार मैंने सोचा कि मैं अमीरों की तरह नए जूते पहनूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने एक पुराने जूते में तेल लगाकर आग के पास रखा ताकि वो चमक जाए, लेकिन आग से जूता आधा जल गया। अब हालत यह हुई कि एक पैर में नया सा चमकता जूता था और दूसरा पैर नंगा। जब मैं बाजार गया तो सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैंने सोचा कि लोग मेरे फैशन की तारीफ कर रहे हैं और मैं गर्व से और उचकुचक कर चलने लगा। पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा।
अकबर ने ताली बजाई और कहा, वाह रे शेखचिली, तू तो फैशन की दुनिया का बादशाह है। बीरबल ने आंख मारते हुए कहा, असल में ये दूसरी मूर्खता है, बिना दिमाग लगाए नया अंदाज बनाना। लोग जिस पर हंस रहे थे उसे तूने अपनी शान समझ लिया। तीसरी मूर्खता, खाली बोतल। शेखचिली ने तीसरी चीज उठाई। महाराज, एक बार मैंने सोचा कि मैं हवा को बोतल में बंद कर लूं, ताकि गर्मी में खोलकर ठंडी हवा का मजा लूं। मैंने खाली बोतल ली, उसका मुंह खोला और उसे आकाश की ओर कर दिया। फिर ढक्कन बंद कर दिया और बोला, देखो अब हवा बंद हो गई। जब गर्मी आई तो मैंने बोतल खोली, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं निकला। तब मुझे लगा कि शायद हवा भाग गई होगी। यह सुनकर दरबारी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। अकबर भी हंसते हंसते बोले, शेखचिली, तू तो सच में अनोखा वैज्ञानिक है। बीरबल ने समझाया, यही तीसरी मूर्खता है, बिना समझे किसी असंभव काम में मेहनत करना। हवा को कौन कैद कर सकता है? चौथी मूर्खता, बासी रोटी। अब शेखचिली ने चौथी वस्तु उठाई। महाराज, एक बार मैंने सोचा कि बासी रोटी भी बहुत काम की होती है। मैंने उसे खजाने की तरह संभाल कर रख लिया। सोचा जब अकाल पड़ेगा तो यही मुझे बचाएगी। लेकिन एक हफ्ते बाद रोटी इतनी सख्त हो गई कि उससे न खाया गया न फेंका गया। आखिर मैंने सोचा कि इसे पत्थर की तरह इस्तेमाल करूंगा और घर की दीवार पर ठोक दिया। और सच कहूं, वो ईंट की तरह चिपक गई। दरबार में जबरदस्त हंसी का दौर शुरू हो गया। सब लोग पेट पकड़कर हंसने लगे। अकबर ने मजाक में कहा, तो अब से हमारे महल की दीवारें भी शेखचिली की रोटियों से बनाई जाएंगी। बीरबल ने गंभीरता से कहा, यही चौथी मूर्खता है, बेकार चीजों को खजाना समझकर संभालना। समय रहते सही निर्णय न लेना ही असली मूर्खता है। बीरबल की परीक्षा। अब बीरबल ने शेखचिली से कहा, शेखचिली, तेरी ये चार मूर्खताएं दरबार में हंसी का कारण बनी, लेकिन असलियत यह है कि तूने हमें एक गहरी सीख दी है। शेखचिली हैरान हुआ। सीख? वो कैसे? बीरबल बोले, पहली मूर्खता सिखाती है कि अधूरे साधनों से काम कभी पूरा नहीं होता। दूसरी सिखाती है कि दिखावा करने से सम्मान नहीं मिलता, बल्कि लोग मजाक उड़ाते हैं। तीसरी सिखाती है कि असंभव काम पर मेहनत करने से केवल समय बर्बाद होता है। और चौथी सिखाती है कि पुरानी बेकार चीजों को छोड़ना ही असली बुद्धिमानी है। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह बीरबल, तूने मूर्खताओं को भी बुद्धि में बदल दिया। और शेखचिली, तेरी नादानियां आज दरबार की सबसे बड़ी शिक्षा बन गई। शेखचिली ने मासूमियत से कहा, तो क्या अब मैं दरबार का महामूर्ख विद्वान बन गया? दरबार फिर से ठहाकों से गूंज उठा। मोरल, ये कहानी हमें सिखाती है कि अधूरे साधनों से कभी सफलता नहीं मिलती। दिखावा इंसान को हास्यास्पद बना देता है। असंभव कार्यों में समय गंवाना मूर्खता है। बेकार और पुरानी चीजों को छोड़ देना ही समझदारी है। बीरबल और शेखचिली की ये कहानी हंसी से भरी होने के साथ साथ जीवन की गहरी सच्चाई भी बताती है कि मूर्खताओं से भी सीख मिल सकती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और विस्तार से लिखूं? लगभग 15,000 अक्षरों तक, जिसमें शेखचिली और दरबारियों के बीच लंबे लंबे संवाद, मजेदार घटनाएं और हर मूर्खता से जुड़ी चटपटी उपकथाएं भी डाल दूं। अकबर ने बीरबल को दिया 3 सिर वाला इंसान खोजों का आदेश। दरबार का दृश्य। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार हमेशा की तरह रौनक से भरा था। बादशाह अकबर अपने सोने के सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर रत्न जड़ित खंभे चमक रहे थे। सुगंधित धूप की महक हवा में तैर रही थी। दरबारी एक एक करके अपने सुझाव दे रहे थे और शेखचिली अपनी मूर्खताओं से सबको हंसा कर लोटपोट कर रहा था। अकबर का स्वभाव था कि वे कभी कभी अचानक अजीबोगरीब सवाल पूछ देते थे। उसी दिन उनका मन बड़ा चंचल था। उन्होंने एक पहेली छेड़ दी। अकबर ने चारों ओर देखा और कहा, दरबारियों, बताओ, दुनिया का सबसे अनोखा इंसान कैसा होगा? किसी ने कहा,
वो जो सोने का बना हो। दूसरे ने कहा, जो कभी न मरे। तीसरा बोला, जो उड़ सके। अकबर मुस्कुराए और बोले, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरे लिए 3 सिर वाला इंसान ढूंढ कर लाओ। ऐसा इंसान जिसके एक सिर में बुद्धि, दूसरे में शक्ति और तीसरे में कला हो। पूरा दरबार सन्न रह गया। सबने सोचा, 3 सिर वाला इंसान, ये कैसे संभव है? दरबारी आपस में खुसर पुसर करने लगे। कोई कह रहा था कि ये तो कोई अलौकिक प्राणी होगा। कोई कह रहा था कि शायद ये किसी जंगल में रहता हो। लेकिन शेख चिल्ली खड़ा होकर बोला, जहांपनाह, मैंने कल ही बाजार में एक आदमी देखा जिसके सिर पर 3 पगड़ी बंधी थी। हो सकता है वही 3 सिर वाला इंसान हो। सब हंसने लगे। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, शेख चिल्ली, तू सचमुच नासमझ है। मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे सचमुच ऐसा इंसान चाहिए। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, मैं तुझे 3 दिन का समय देता हूं। 3 दिन के भीतर तू मुझे 3 सिर वाला इंसान ढूंढ कर दिखा, नहीं तो दरबार में तेरी हंसी उड़ाई जाएगी। पूरा दरबार बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल शांत मुस्कान के साथ बोले, जहांपनाह, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। मैं आपको 3 सिर वाला इंसान जरूर दिखाऊंगा। बीरबल ने घर लौटकर गहरी सोच में डूबे। 3 सिर वाला इंसान असल में तो हो ही नहीं सकता, पर अकबर को मैं कैसे समझाऊं? अगर सीधे कहूं कि ऐसा संभव नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। इसका हल तो बुद्धि से ही निकालना होगा। उन्होंने रात भर सोचा और एक अनोखी योजना बनाई। अगले दिन बीरबल शहर घूमने निकले। सबसे पहले वे गुरुकुल पहुंचे। वहां एक विद्वान पंडित मिले जो शास्त्रों और तर्क में निपुण थे। बीरबल ने सोचा, ये ज्ञान का सिर है। 2 फिर वे अखाड़े गए। वहां एक पहलवान था जिसकी ताकत देखकर सब दंग रह जाते थे। बीरबल ने सोचा, ये शक्ति का सिर है। 3 अंत में वे बाजार में पहुंचे। वहां एक गायक अपने मधुर स्वर से सबको मंत्र मुक्त कर रहा था। बीरबल ने सोचा, ये कला का सिर है। तीनों को समझाकर दरबार में बुलाने का वादा कर लिया। 3 दिन पूरे हुए। अकबर उत्सुक थे। पूरा दरबार भरा हुआ था। अकबर ने कहा, बीरबल, अब बता, तू 3 सिर वाला इंसान कहां से लाया? बीरबल ने इशारा किया। अंदर से 3 व्यक्ति आए, विद्वान, पहलवान और गायक। बीरबल ने उन्हें आगे खड़ा कर दिया और झुककर बोला, जहांपनाह, आपके आदेशानुसार यह रहा 3 सिर वाला इंसान। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। सबकी आंखें चौड़ी हो गई। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, बीरबल, तू मजाक कर रहा है? ये तो 3 अलग अलग आदमी हैं। बीरबल मुस्कुराकर बोले, नहीं हुजूर, आपने कहा था ऐसा इंसान चाहिए जिसके एक सिर में ज्ञान, दूसरे में शक्ति और तीसरे में कला हो। तो ये देखिए, ये विद्वान ज्ञान का सिर है, ये पहलवान शक्ति का सिर है, ये गायक कला का सिर है। तीनों मिलकर ही वो इंसान बनाते हैं जिसे आप ढूंढ रहे थे। यानी 3 सिर वाला इंसान असल में 3 गुणों का मेल है। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तूने फिर साबित कर दिया कि तेरे पास न केवल जवाब है बल्कि हर असंभव को संभव बनाने की कला भी है। सच है, इंसान को महान बनाने के लिए केवल एक सिर नहीं बल्कि ज्ञान, शक्ति और कला तीनों चाहिए। लेकिन शेख चिल्ली कहाँ चुप बैठने वाला था। वो खड़ा होकर बोला, जहांपनाह, अगर यही 3 सिर वाला इंसान है तो मेरे पास भी 4 सिर है, क्योंकि मैं मूर्ख भी हूं, आलसी भी हूं, भूखा भी हूं और हंसाने वाला भी। सब जोर जोर से हंसने लगे। अकबर ने हंसते हंसते कहा, शेख चिल्ली, तू वाकई 4 सिर वाला नगीना है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, आज मैंने सीखा कि असली ताकत इंसान के शरीर में नहीं बल्कि उसके गुणों में होती है। अगर किसी में ज्ञान, शक्ति और कला तीनों हो तो वो इंसान ही 3 सिर वाला महापुरुष कहलाता है। मोरल 1,
मनुष्य की महानता उसके गुणों से तय होती है, रूप रंग या असंभव कल्पनाओं से नहीं। 2 ज्ञान, शक्ति और कला तीनों का संतुलन इंसान को संपूर्ण बनाता है। 3 बुद्धिमान व्यक्ति असंभव को भी समझदारी से संभव बना देता है। 4 मूर्ख हमेशा मजाक उड़ाने में माहिर होते हैं, पर असली सम्मान उसी को मिलता है जो समस्या का हल ढूंढता है। बीरबल और गायब हुई बुढ़िया की जमा पूंजी। अकबर का दरबार हमेशा न्याय, बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रतीक माना जाता था। वहां हर दिन अनोखे मुग्ध में आते और बीरबल की चतुराई से उनका समाधान होता। पर एक दिन दरबार में जो मामला आया उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। अकबर के राज्य में एक प्रसिद्ध ऋषि रहते थे। वे लोगों के बीच बड़े धर्मात्मा और त्यागी माने जाते थे। गांव-गांव से लोग उनके पास आकर अपने दुख दर्द सुनाते और आशीर्वाद लेते। एक दिन एक वृद्धा जो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके कुछ सिक्के बचा पाई थी, उनके पास पहुंची। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर ईमानदारी और भरोसे की झलक थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, मैं यात्रा पर जा रही हूं। मेरी जीवन भर की कमाई कुछ सिक्कों में ही है। कृपया इन्हें तब तक अपने पास सुरक्षित रख लीजिए जब तक मैं लौट ना आऊं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, माता, मैं धन दौलत से दूर रहता हूं। ये सब मोहमाया है। हाँ, यदि तुम चाहो तो इन्हें मेरी कुटिया के एक कोने में गाड़ सकती हो। बुढ़िया ने यह बात सच मान ली। उसने गड्ढा खोदकर वहां अपने सिक्के गाड़ दिए और निश्चिंत होकर यात्रा पर निकल गई। कई महीने बाद वो वृद्धा वापस लौटी। वो सीधे साधु की कुटिया पहुंची और उत्सुकता से उसी जगह खुदाई करने लगी जहां उसने अपने सिक्के दबाए थे। लेकिन गड्ढा खोदने पर उसका दिल बैठ गया। सिक्के गायब थे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोती हुई साधु के पास पहुंची और बोली, स्वामी जी, मेरे सिक्के कहाँ गए? यहां मैंने अपनी मेहनत की पूंजी गाड़ी थी। साधु ने बिना हड़बड़ाए शांति से उत्तर दिया, माता, मैंने तो तुम्हारे कहे अनुसार गड्ढा खुदने की इजाजत दी थी। मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। अब यदि तुम्हारे सिक्के नहीं है तो इसका अर्थ है कि विधि का विधान यही था। मुझे धन से कोई मतलब नहीं। बुढ़िया और भी अधिक रोने लगी। उसके लिए यह रकम जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। बुढ़िया सीधे अकबर के दरबार पहुंची। उसने हाथ जोड़कर सिसकते हुए कहा, जहां पना, मेरा धन गायब हो गया है। यह साधु ही इसका जिम्मेदार है। कृपया न्याय कीजिए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बुढ़िया, तुम निश्चिंत रहो। हमारे राज्य में न्याय अवश्य होगा। बीरबल, यह मामला तुम्हारे हवाले है। बीरबल ने मुस्कुराकर बुढ़िया की ओर देखा और बोला, माता, चिंता मत करो। तुम्हारा धन तुम्हें अवश्य वापस मिलेगा। बीरबल साधु की असलियत जानना चाहता था। उसने फुसफुसाकर बुढ़िया को एक योजना समझाई। अगले ही दिन वो खुद कुछ सुंदर रत्न और आभूषण लेकर साधु की कुटिया पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने आदर से कहा, स्वामी जी, आप तो बड़े तपस्वी हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबसे सुरक्षित स्थान पर मेरा खजाना रख सकते हैं। कृपया इसे अपनी कुटिया में तब तक सुरक्षित रख लीजिए जब तक मैं लौट कर ना आऊं। साधु की आंखें चमक उठी। इतने सारे रत्न देखकर उसके मन का लोभ जाग उठा। उसने तुरंत कहा, हाँ, पुत्र, तुम निश्चिंत रहो। ये रत्न तब तक यही रहेंगे जब तक तुम इन्हें लेने नहीं आते। बीरबल ने सहजता से कहा, बहुत अच्छा स्वामी जी, पर हाँ, मैं कल ही लौटूंगा और इन्हें वापस ले लूंगा। तब तक कृपया इनकी रक्षा कीजिए। साधु अपने लालच में फंस चुका था। रात भर वो सोचता रहा कि इन रत्नों को कैसे हड़पा जाए। दूसरे दिन बीरबल वहां फिर पहुंचा, पर इस बार अकेला नहीं था। उसके साथ अकबर के सैनिक और बुढ़िया भी थी। बीरबल ने कहा, स्वामी जी, मैं अपने रत्न लेने आया हूं। साधु घबरा गया। उसने बहाना बनाना चाहा। तभी बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी जी,
आप इतने त्यागी और तपस्वी हैं, आप पर सभी भरोसा करते हैं, पर जब इस बुढ़िया ने अपने सिक्के आपकी कुटिया में गाड़े थे तब वो क्यों गायब हो गए? क्या यह संभव है कि किसी और ने उन्हें निकाला हो और फिर भी आपको खबर न लगी हो? अकबर ने कड़क आवाज में कहा, सच सच बताओ साधु, वरना सख्त सजा मिलेगी। साधु के माथे पर पसीना छलक आया। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने कुटिया की तलाशी ली तो उन्हें छुपाए हुए वही सिक्के मिल गए। साधु अब और झूठ न बोल पाया। उसने स्वीकार किया, मुझे क्षमा करें महाराज, मैं लालच में पड़ गया था, मैंने ही ये सिक्के निकाले थे। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि सारे सिक्के बुढ़िया को लौटा दिए जाएं। साधु को उसके पाखंड के लिए दंडित किया गया और लोगों को सचेत किया गया कि ऐसे ढोंगियों के छलावे में ना आए। बुढ़िया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो खुशी के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर सच और न्याय की रक्षा की। तुम सचमुच हमारे राज्य का सबसे चमकदार रत्न हो। 1. लालच इंसान को अंधा बना देता है। 2. झूठ चाहे जितना छुपे, सच सामने आता ही है। 3. सच्चे बुद्धिमान की पहचान यही है कि वो कमजोर की मदद कर सके। अकबर और बीरबल की ज्ञानवर्धक कहानी। रोती हुई नदी। शाम का समय था, सूरज ढलने को था। आसमान में सुनहरी किरणें बिखरी हुई थी और हवा में हल्की ठंडक थी। अकबर अपने प्रिय दरबारी बीरबल के साथ यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। नदी की कलकल करती आवाज चारों ओर गूंज रही थी। अकबर रुककर पानी को ध्यान से सुनने लगे। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, बीरबल, जरा इस नदी की आवाज सुनो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये रो रही हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये नदी क्यों रो रही है? बीरबल ने पहले तो मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा, फिर गंभीर होकर नदी की ओर देखने लगे। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, ये नदी एक बेटी की तरह है। जब वो पहाड़ों से निकलती है तो अपने पिता का घर छोड़कर आती है। पहाड़ उसका पिता है और धरती उसका पति। जब बेटी शादी के बाद पिता को छोड़ देती है तो वो रोते रोते ही अपने नए घर जाती है। यही वजह है कि ये बहती नदी रोने की आवाज करती है। अकबर कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। उनकी आंखों में भावुकता झलकने लगी। वाह बीरबल, कितनी गहरी बात कही तुमने। सचमुच इस दुनिया में बेटी का बिछो ही सबसे कठिन है। लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। वे मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, और जब नदी आगे बढ़कर समुंदर में मिल जाती है तो वो अपने पति से मिलन करती है। उस समय वो रोती नहीं बल्कि गाती है। तभी तो समुद्र की लहरें संगीत सा अनुभव कराती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और ठहाका लगाया, हा, बीरबल, तुम तो पानी को भी कहानी बना देते हो। सचमुच तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। अकबर ने उसी क्षण ठान लिया कि वे इस विचार को दरबार में सबके सामने रखेंगे। अगले ही दिन उन्होंने दरबार लगाया और सभी मंत्रियों, दरबारियों और विद्वानों से पूछा, बताओ, बहती नदी की आवाज रोने जैसी क्यों लगती है? दरबारियों ने तरह तरह के उत्तर दिए। कोई बोला, जहांपनाह, नदी की टकराती लहरें ऐसा स्वर करती है। कोई बोला, पानी की गति और हवा की सिसकियां मिलकर रोने जैसा अनुभव कराती है। परंतु अकबर को संतोष नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने बीरबल की ओर इशारा किया। बीरबल उठे और वही बात समझाई जो कल शाम उन्होंने कही थी। नदी बेटी की तरह है महाराज। जब वो अपने पिता पर्वत को छोड़ती है तो आंसू बहाती है, लेकिन जब वो समुद्र रूपी पति से मिलती है तो खुशी में गीत गाती है। पूरा दरबार एक क्षण को मौन रह गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सबने माना कि बीरबल की बात सबसे गहरी और सबसे सुंदर है। अकबर, जो बीरबल से अक्सर मजाक करने से बाज नहीं आते थे, बोले, तो क्या ये मतलब हुआ कि जब बारिश होती है और नदी फूल जाती है तो बेटी अपने पिता के घर मायके लौट आई होती है?
पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल भी मुस्कुराए और बोले, हाथ जहांपनाह। और तब पिता उसे देखकर इतना प्यार करते हैं कि आंसू की तरह बूंदे भी बहाते हैं। सब दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। लेकिन बीरबल ने एक और गंभीर बात जोड़ी, जहांपनाह, ये जीवन का नियम है। चाहे वो इंसान हो या प्रकृति, हर किसी को अपने रिश्तों के बंधन निभाने होते हैं। नदी हमें सिखाती है कि हमें अपने दुख और खुशी दोनों को बांटते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर नदी पहाड़ छोड़ने के दुख में बहना ही बंद कर देती तो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने वाला पानी कैसे मिलता? अकबर ने गंभीर होकर सिर हिलाया। सच कहा बीरबल, यही कारण है कि बेटी भी घर छोड़कर नया घर बसाती है। उसका बिछोह परिवार को आंसू देता है, पर उसका नया रिश्ता समाज को जीवन देता है। उस दिन अकबर ने दरबार में आदेश दिया कि यमुना के तट पर एक सुंदर स्मारक बनाया जाए, जहां लोग बैठकर नदी की बहती ध्वनि सुने और जीवन के इस गहरे सत्य को याद करें। मोरल, सीख, नदी हमें यह सिखाती है कि बिछोह और आंसू जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा नया मिलन और नई खुशियां देना होता है। जैसे नदी बहकर सबको जीवन देती है, वैसे ही इंसान को भी अपने दुख दर्द पीछे छोड़कर दूसरों को खुशियां और सहारा देना चाहिए। और सबसे जरूरी, रिश्तों का सम्मान करो, क्योंकि हर रिश्ते की अपनी गहराई और जिम्मेदारी होती है। चोर की कमीज और बीरबल की चतुराई। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं, बल्कि गहरी सीख देने के लिए भी मशहूर रही है। इस बार की घटना बीरबल के घर में घटी, जब एक चोर ने चोरी करने की ठानी। उस रात पूर्णिमा का चांद पूरे आकाश में अपनी चांदी सी चांदनी फैला रहा था। बीरबल अपने परिवार के साथ गहरी नींद में सो रहे थे। हवाएं धीमी धीमी बह रही थी और पूरा माहौल शांत था। इसी सन्नाटे का फायदा उठाकर एक चालाक चोर उनके घर में घुस आया। चोर काफी अनुभवी था, इसलिए उसने दरवाजे से घुसने के बजाय खिड़की से भीतर प्रवेश किया। घर में घुसते ही उसने सबसे पहले अपनी कमीज उतारी और उसे जमीन पर बिछा दिया। उसका मकसद साफ था, जो भी सामान वो चुराएगा उसे उसी कमीज पर इकट्ठा करेगा, ताकि आसानी से बांध कर ले जा सके। चोर धीरे धीरे दबे पांव स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। स्टोर रूम में तरह तरह के बर्तन, कुछ चांदी की वस्तुएं और अनाज के बोरे रखे थे। चोर ने जो भी हाथ लगा उसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया, परंतु किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सामान उठाते समय उसका हाथ फिसला और एक बड़ा पीतल का बर्तन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। बर्तन गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि बीरबल की नींद टूट गई। वो तुरंत उठे और धीरे धीरे दबे पांव कमरे से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने आंगन में नजर डाली, उनकी नजर उस बिछी हुई कमीज पर पड़ी। बीरबल तुरंत समझ गए कि घर में कोई चोर घुस आया है और चोरी की तैयारी कर रहा है। अब बीरबल बुद्धिमान तो थे ही। उन्होंने सोचा कि अगर सीधे चोर को पकड़ने की कोशिश की तो वो भाग जाएगा, क्यों न इसे सबक भी दिया जाए और मजा भी लिया जाए। बीरबल ने धीरे से वो कमीज उठाई जिसमें चोर ने सामान इकट्ठा किया था। उन्होंने वो कमीज अपने पास रख ली और उसी जगह अपनी एक पुरानी, फटी हुई और मैली कमीज बिछा दी। फिर वो धीरे से वापस अपने कमरे में लौट आए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद चोर स्टोर रूम से निकला। उसके हाथों में कीमती बर्तन और सामान थे। वो सीधे अपनी कमीज की ओर आया ताकि सारा सामान उसमें रखकर बांध सके और भाग सके। लेकिन जैसे ही उसने कमीज उठाई, वो चौंक गया। अरे, ये तो मेरी कमीज नहीं है। ये पुरानी, गंदी और फटी हुई कमीज कहां से आ गई? चोर गुस्से में बड़बड़ाने लगा। हे भगवान, इतने सालों से चोरी कर रहा हूं, पर पहली बार मेरी ही कमीज चोरी हो गई। सुबह होते ही बीरबल ने उस चोर की असली कमीज और उसमें रखा सामान लेकर दरबार का रुख किया। उन्होंने सबके सामने वो कमीज राजा अकबर को दिखाई और सारी घटना सुनाई। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी जोर से हंस पड़े और बोले,
वाह बीरबल, चोर चोरी करने आया था और खुद उसकी कमीज चोरी हो गई। सचमुच ये तो चोरी पर भी भारी हो गया। चोर को बाद में पकड़ लिया गया और सजा भी दी गई, लेकिन पूरे राज्य में ये घटना चर्चा का विषय बन गई। इस घटना के बाद बीरबल ने दरबार में बैठकर सभी दरबारियों को समझाया, देखो, बुद्धि हमेशा बल से बड़ी होती है। अगर मैंने उस चोर को सीधे पकड़ने की कोशिश की होती तो शायद वो भाग जाता, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल कर मैंने न सिर्फ उसकी चोरी रोकी बल्कि उसे सबक भी सिखा दिया। लोग बीरबल की चतुराई की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। राजा अकबर ने भी बीरबल को कीमती वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। गांव के लोग आपस में कहते, अगर हम भी मुसीबत में धैर्य रखकर समझदारी से सोचें तो हर समस्या का हल मिल सकता है। बच्चों को यह कहानी सुनाई गई तो उन्होंने इसे बहुत मजेदार पाया। सभी ने कहा, बुद्धि का प्रयोग करने से ही सच्ची जीत मिलती है। नैतिक शिक्षा: 1. धैर्य और समझदारी हर मुश्किल का हल है। 2. बुद्धि बल से हमेशा श्रेष्ठ होती है। 3. लोभ और बुराई करने वाला अंततः खुद ही मुसीबत में फंसता है। 4. हाजिर जवाबी से कठिन परिस्थिति को हंसी में बदला जा सकता है। सपनों का कर्ज: अकबर का शासनकाल अपनी न्यायप्रियता, समृद्धि और विद्वानों से भरे दरबार के लिए प्रसिद्ध था। उनके दरबार में बीरबल सबसे बुद्धिमान, सबसे चतुर और सबसे प्रिय दरबारी थे। बीरबल की सूझबूझ और हाजिर जवाबी ने अकबर को हमेशा प्रभावित किया, और यही कारण था कि जब भी किसी तरह का विवाद होता, अकबर सीधे बीरबल की ओर देखते। इसी साम्राज्य में एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करता था। दिन भर पूजा पाठ करता, कुछ लोग उसे अन्न दान में दे जाते तो कभी भूखे पेट सो जाता। उसकी गरीबी इतनी अधिक थी कि उसके पास अच्छे कपड़े तक नहीं थे, लेकिन ब्राह्मण दिल का बहुत साफ और ईमानदार था। वो झूठ बोलना या किसी का नुकसान करना पाप समझता था। एक रात ब्राह्मण को बहुत विचित्र सपना आया। उसने देखा कि उसका एक मित्र उसके पास आया है और उसे कुछ पैसे दे रहा है। सपना इतना वास्तविक लगा कि ब्राह्मण सुबह उठते ही बार बार उस दृश्य को याद करता रहा। सुबह होते ही वो अपने उसी मित्र के पास पहुंचा। भैया, कल रात मैंने बड़ा ही अजीब सपना देखा। तुम मुझे उसमें पैसे दे रहे थे। मित्र ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखों में शरारत चमक उठी। दरअसल वो मित्र चालाक और स्वार्थी स्वभाव का था। उसने सोचा, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा मौका है, क्यों ना इस सपने को ही हकीकत बना लिया जाए। उसने बनावटी गुस्से से कहा, ब्राह्मण, तुम सपने में ही सही पर ये मान चुके हो कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। अब तुम मेरे पैसे वापस करो। गरीब ब्राह्मण ये सुनकर घबरा गया। उसने कहा, भाई, वो तो केवल सपना था। वास्तविकता में तुमने मुझे कभी पैसे नहीं दिए। लेकिन चालाक मित्र अड़ गया। उसने धमकी दी कि अगर ब्राह्मण पैसे वापस नहीं करेगा तो वो इसे राजा अकबर के दरबार में ले जाएगा। आखिरकार मामला अकबर के दरबार पहुंचा। मित्र ने जोर जोर से अपनी बात रखी। जहांपनाह, इस ब्राह्मण ने मुझसे उधार लिए पैसे हड़प लिए हैं। ये खुद मानता है कि उसने सपने में मुझसे पैसे लिए थे। अब ये धोखा दे रहा है और पैसे वापस नहीं कर रहा। अकबर ने आश्चर्य से ब्राह्मण से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने सपने में पैसे लिए थे? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, ये तो केवल सपना था। असलियत में मैंने कभी पैसे नहीं लिए। मैं तो गरीब हूं, मेरे पास लौटाने के लिए कुछ है ही नहीं। अकबर गंभीर हो गए। दरबारियों ने भी तरह तरह की राय देना शुरू कर दी। कोई कह रहा था, सपनों की कोई गिनती नहीं होती। तो कोई बोला, लेकिन अगर उसने सपने में भी लिया है तो यह संकेत हो सकता है। अकबर भी उलझन में पड़ गए। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब इस मामले का न्याय तुम्हें करना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे इस मामले का समाधान करने के लिए 1 दिन का समय दीजिए।
अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने उस मित्र को बुलवाया और कहा, तुम्हारा कहना है कि ब्राह्मण ने सपने में तुमसे पैसे लिए थे। ठीक है, तो न्याय भी सपनों के हिसाब से ही होगा। मित्र ने उत्सुकता से पूछा, इसका क्या मतलब? बीरबल बोले, आज रात तुम अपने घर जाओ और सपने में देखना कि तुम्हें पैसे वापस मिल गए हैं। सपनों का कर्ज सपनों में ही चुकाया जाता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने भी जोर से हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, क्या बात कही, ये तो बिल्कुल न्यायोचित निर्णय है। चालाक मित्र शर्म से गड़बड़ा गया। उसकी चालाकी सबके सामने आ गई और उसे दंड स्वरूप कुछ समय के लिए जेल भेज दिया गया। दरबार में यह घटना चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते, बीरबल ने केवल बुद्धिमानी नहीं दिखाई, बल्कि यह भी साबित किया कि झूठ और लालच कभी जीत नहीं सकते। गरीब ब्राह्मण को अकबर ने कुछ धन और अनाज भेंट किया ताकि वह सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सके। बीरबल ने ब्राह्मण से कहा, याद रखो, सपने हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं, लेकिन अगर कोई सपना देखकर झूठ का सहारा लेगा तो वो खुद अपने जाल में फंस जाएगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया और प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। कहानी का मोरल सीख: 1. झूठ और चालाकी कभी स्थायी नहीं होती। सच और ईमानदारी ही अंत में जीतती है। 2. सपनों का कर्ज हकीकत में नहीं चुकाया जा सकता। 3. जो व्यक्ति दूसरों का लालच करता है अंततः स्वयं अपमानित होता है। 4. बीरबल की तरह हर परिस्थिति में हमें धैर्य और समझदारी से जवाब देना चाहिए। अकबर की मूंछों की शर्त, जो इन्हें काटेगा वही मेरा असली दोस्त। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार सज-धज कर तैयार था। दीवारों पर चमकते झूमर, कालीनों पर बिछे रेशमी गद्दे और अकबर बादशाह अपने सोने के सिंहासन पर शान से बैठे थे। बीरबल समेत सारे नवरत्न, सैनिक और दरबारी उपस्थित थे। उस दिन अकबर का मूड कुछ अलग ही था। उनका चेहरा तना हुआ था, आंखों में जिद की चमक थी। अकबर ने दरबार में खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, सुन लो दरबारियों, आज से मैं एक अजीब शर्त रखता हूं। जो मेरी मूंछें काटेगा वही मेरा असली दोस्त कहलाएगा। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी हैरान रह गए। अरे, ये कैसी शर्त है? मूंछ काटना तो बादशाह की बेइज्जती मानी जाएगी। शेख चिल्ली हड़बड़ाकर बोला, जहांपनाह, मैं तो सोच भी नहीं सकता आपकी मूंछ काटने का। अगर गलती से भी मूंछ तिरछी हो गई तो मेरी तो गर्दन चली जाएगी। सब हंस पड़े, मगर कोई भी अकबर की शर्त स्वीकार करने को तैयार नहीं था। दरअसल अकबर को अपनी मूंछों पर बड़ा अभिमान था। उनकी घनी काली मूंछें उनकी शान और रुतबे की निशानी थी। वे अक्सर दर्पण में देखकर मुस्कुराते और कहते, मेरी मूंछें ही मेरी बादशाहत की असली पहचान है। इसी कारण उन्होंने ये शर्त रख दी ताकि देखा जाए कि कौन इतना साहसी और सच्चा दोस्त है जो उनकी मूंछ काटने का दुस्साहस करेगा। कोई कह रहा था, अगर काटा तो गद्दारी मानी जाएगी। कोई कह रहा था, अगर न काटा तो दोस्ती पर शक हो जाएगा। सभी सोच में पड़ गए कि आखिर इस मुश्किल शर्त से निकले कैसे। अकबर ने सीधा बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तू मेरा सबसे चतुर मंत्री है। बता, क्या तू मेरी मूंछ काट सकता है? अगर तूने मना किया तो मैं समझूंगा कि तू मेरा सच्चा दोस्त नहीं है। पूरा दरबार सांस रोककर बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल शांत होकर बोला, जहांपनाह, मूंछ काटना तो आसान है, पर असली सवाल यह है कि दोस्ती का असली मतलब क्या है। क्या दोस्त वही है जो आपकी इज्जत घटा दे, या दोस्त वही है जो आपकी शान बढ़ाए? अकबर ने भौहें तान कर कहा, तो तेरा मतलब है तू मेरी मूंछ नहीं काटेगा? बीरबल हंसते हुए बोला, नहीं हुजूर, मैं आपकी मूंछ काटूंगा जरूर, मगर ऐसे कि आपकी इज्जत भी बनी रहे और शर्त भी पूरी हो जाए। बीरबल ने नाई को बुलवाया और कहा, तू अभी बादशाह की मूंछ काटेगा, मगर पूरी नहीं।
तू मूंछों को इस तरह सवार कि वे और भी सुंदर और राजसी दिखाई दे। नाई ने सहमते हुए काम शुरू किया। उसने मूंछों को थोड़ी सी ट्रिम किया, किनारों को तिरछा घुमाकर धारदार आकृति दी। कुछ ही देर में अकबर का चेहरा और भी शाही दिखने लगा। उनकी मूंछें अब पहले से ज्यादा नुकीली और आकर्षक लग रही थी। सभी दरबारी दंग रह गए। कोई बोला, वाह, बादशाह सलामत की शान तो दोगुनी हो गई। दूसरा बोला, ये हुई न सच्ची दोस्ती। अकबर ने दर्पण में देखा और मुस्कुराए। सचमुच उनकी मूंछें पहले से कहीं ज्यादा शानदार लग रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तूने मेरी शर्त भी पूरी कर दी और मेरी शान भी बढ़ा दी। यही सच्ची दोस्ती है। सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारी इज्जत बचाए, हमें गिराए नहीं। बीरबल झुककर बोला, जहां पनाह, मूंछ काटने वाला हर कोई हो सकता है, पर मूंछ संवारने वाला ही असली दोस्त कहलाता है। तभी शेख चिल्ली खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, अगर मूंछ काटना ही दोस्ती है तो मैं तो रोज अपनी बकरी की मूंछें काटता हूं। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसी नहीं रोक पाए। अकबर ने गंभीर होकर कहा, आज मैंने सीखा कि सच्चा दोस्त वही है जो हमारी कमजोरी को छुपाकर हमारी ताकत बढ़ाए, जो हमारी बेइज्जती करने के बजाय हमें और ऊंचाई पर ले जाए। मूंछ काटना नहीं, इज्जत संवारना ही दोस्ती का असली मतलब है। मोरल, सीख, 1, सच्चा दोस्त वही होता है जो आपकी इज्जत बढ़ाए, कम न करे। 2, मुसीबत में भी बुद्धिमानी से समाधान निकालना ही असली समझदारी है। 3, अकबर बीरबल की कहानियां हमें सिखाती है कि शब्दों और शर्तों को सही दृष्टि से समझना जरूरी है। 4, मजाक में भी ऐसा काम न करें जिससे किसी की बेइज्जती हो। अकबर ने सपनों की कीमत पूछी, बीरबल का चतुर जवाब। एक दिन अकबर के मन में एक अजीब ख्याल आया, क्या सपनों की भी कोई कीमत होती है? यह सवाल सुनकर पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि सपनों जैसी अदृश्य और अनमोल चीज की भी कीमत कैसे लगाई जा सकती है। परंतु अकबर को तो हमेशा यही मजा आता था कि बीरबल को उलझन में डाले। पहला दृश्य अकबर का सवाल। एक सुबह अकबर ने दरबार सजवाया। बड़े बड़े अमीर, उमरा, सेनापति और मंत्री सभी अपने स्थान पर आकर बैठ गए। सब सोच रहे थे कि आज सम्राट क्या नया सवाल करने वाले हैं। अकबर ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, आज मैं आप सब से एक बहुत अनोखा सवाल पूछना चाहता हूं। कल रात मैंने एक सपना देखा। सपने में मैं आसमान में उड़ रहा था, तारों को छू रहा था और अचानक मैं एक बादल पर बैठ गया। वहां से मैंने पूरे हिंदुस्तान को देखा। जब नींद खुली तो मन में ख्याल आया, अगर कोई मुझसे पूछे कि इस सपने की कीमत कितनी है तो मैं क्या कहूंगा। इसलिए आज मैं पूछता हूं, सपनों की कीमत कितनी होती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक बोला, हुजूर, सपना तो बस माया है, इसकी कोई कीमत नहीं। दूसरा बोला, जहां बादशाह का सपना, वहां सोने चांदी से भी ज्यादा कीमत होगी। तीसरा बोला, सपनों की कीमत तो इंसान के अरमानों से लगती है। लेकिन अकबर ने सबकी बात को खारिज कर दिया। नहीं, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे पक्के तौर पर बताए कि सपनों की असली कीमत क्या है। सभी दरबारी चुप हो गए। सब जानते थे कि यह काम बीरबल का है। दूसरा दृश्य, बीरबल की उलझन। अकबर ने सीधा बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो बीरबल, आज तुम ही बताओ, सपनों की कीमत क्या होती है? बीरबल मुस्कुराए, लेकिन अंदर से सोचने लगे, हाय राम, सपनों की कीमत, ये तो सचमुच कठिन सवाल है। अगर कह दूं कि इसकी कोई कीमत नहीं तो बादशाह कहेंगे कि उनके सपनों को मैं तुच्छ मानता हूं, और अगर कह दूं कि कीमत है तो कैसे बताओ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपके सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें 3 दिन की मोहलत है।
लेकिन चौथे दिन अगर तुमने जवाब न दिया तो तुम्हें दरबार से बाहर निकाल दूंगा। दरबार गूंज उठा। सबको लग रहा था कि इस बार बीरबल भी फंस ही जाएंगे। तीसरा दृश्य, बीरबल की खोज। बीरबल घर लौटे और गहरी सोच में पड़ गए। रात को उन्होंने सोचा, सपना हर इंसान देखता है, लेकिन हर सपना अलग होता है। किसी का सपना सुख देता है, किसी का दुख। कीमत का अंदाजा तो तभी लगेगा जब हम ये देखें कि सपना किसे और क्यों आया। अगले 2 दिन उन्होंने अलग अलग लोगों से बातें की। एक किसान से पूछा, तूने कल रात क्या सपना देखा? किसान बोला, मैंने सपना देखा कि मेरी फसल सूख गई। बीरबल ने पूछा, अगर ये सच हो जाता तो? किसान रो पड़ा, तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती। मेरे लिए तो ये सपना बहुत भारी कीमत वाला है, क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी छीन लेता। फिर बीरबल ने एक सेठ से पूछा। सेठ बोला, मैंने सपना देखा कि मेरी तिजोरी का ताला खुला है और सब सोना चोरी हो गया। बीरबल ने कहा, तो ये सपना तुम्हारे लिए डरावना है, पर इसकी कीमत तुम्हारे खजाने जितनी है। वही एक साधु ने कहा, मैंने सपना देखा कि मैं भगवान से मिला और मोक्ष पा लिया। बीरबल मुस्कुराए, तो तुम्हारा सपना अमूल्य है, क्योंकि मोक्ष की कीमत कोई नहीं लगा सकता। बीरबल को धीरे धीरे समझ आने लगा कि सपनों की कीमत हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। चौथा दृश्य, अकबर के सामने जवाब। तीसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल बताओ, सपनों की कीमत कितनी होती है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सपनों की कीमत तय नहीं की जा सकती, क्योंकि सपनों की कीमत हर व्यक्ति की सोच और हालात के अनुसार बदल जाती है। अगर किसान बुरा सपना देखे तो उसकी कीमत उसकी पूरी फसल जितनी हो सकती है। व्यापारी का सपना उसके खजाने जितना कीमती होता है। साधु का सपना अमूल्य होता है, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक सुख होता है। और रही बात आपके सपने की, जहांपनाह, आपका सपना तो पूरी सल्तनत जितना कीमती है, क्योंकि उसमें आप पूरे हिंदुस्तान को देख रहे थे। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि की कोई तुलना नहीं। सपनों की कीमत सचमुच व्यक्ति की सोच और उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। पांचवा दृश्य, मजेदार मोड़। लेकिन अकबर यही रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने शरारती अंदाज में कहा, ठीक है बीरबल, अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं। अगर मैं तुम्हें हुक्म दूं कि तुम अपने सपनों को बेचकर दिखाओ, तो तुम किसे बेचोगे और कितने में बेचोगे? बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपके सपने किसी और को क्यों बेचूं? अगर मैं बेचूंगा भी तो सबसे पहले आपको ही बेचूंगा, क्योंकि आपके सपनों को देखने और पूरा करने की ताकत सिर्फ आपके पास है। और कीमत तो वही होगी, पूरी सल्तनत। अकबर और भी जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुम सचमुच सपनों के सौदागर बन गए हो। उपसंहार, मोरल। उस दिन के बाद दरबार में सब समझ गए कि सपनों की कीमत सोने चांदी से नहीं लगाई जा सकती। सपनों की असली कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि सपना देखने वाला कौन है और उसकी स्थिति क्या है। मोरल, सपने हर किसी के लिए अलग मायने रखते हैं। किसी के लिए सपना डर का प्रतीक है, किसी के लिए उम्मीद का। असली बात यह है कि सपना तभी कीमती है जब हम उसे पूरा करने के लिए मेहनत करें। सपनों की कीमत इस दुनिया में कोई और तय नहीं करता। वो कीमत हम खुद अपनी मेहनत और विश्वास से तय करते हैं। क्या आप चाहेंगी कि मैं इस कहानी को सीन बाय सीन ब्राइट और कलरफुल इमेज प्रॉम्प्ट्स, हिंदी विवरण प्लस इंग्लिश डिटेल प्रॉम्प्ट में भी तैयार कर दूं, ताकि आप इसे सीधे वीडियो में इस्तेमाल कर सके? जब बीरबल ने अकबर को बिना ताले का खजाना दिखाया, एक दिन अचानक अकबर को यह ख्याल आया कि दुनिया का हर कीमती सामान ताले में बंद होता है, चाहे वो सोना चांदी हो, हीरे मोती हो या फिर राजसी खजाना। लेकिन क्या कोई ऐसा खजाना है जिसे बिना ताले के भी सुरक्षित रखा जा सकता है? ये सोचते ही उन्होंने तय किया कि ये सवाल बीरबल से पूछा जाए।
दरबार में अकबर ने बड़ी गंभीरता से कहा, आज मैं तुम सबको एक कठिन प्रश्न देता हूं। बताओ, क्या ऐसा कोई खजाना है जिसे बिना ताले में बंद किए भी सुरक्षित रखा जा सकता है? सभी दरबारी चौंक गए। एक ने कहा, जहां पनाह, बिना ताले के तो मुर्गी भी सुरक्षित नहीं रहती, खजाना तो दूर की बात है। दूसरा बोला, हुजूर, खजाने को सुरक्षित रखने के लिए तो सैनिकों और पहरेदारों की जरूरत होती है, ताले की नहीं। यही सबसे बड़ा उपाय है। तीसरा बोला, बादशाह सलामत, खजाना अगर बिना ताले के रखा जाए तो चोरट कैद तुरंत उठा ले जाएंगे। अकबर ने सबकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो तुम सब मानते हो कि ऐसा कोई खजाना नहीं है जिसे बिना ताले के सुरक्षित रखा जा सके? दरबारी बोले, जी हुजूर, बिल्कुल। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, अब तुम ही बताओ, क्या ऐसा कोई खजाना है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, मुझे उत्तर देने के लिए 1 दिन की मोहलत दे। मैं आपको ऐसा खजाना दिखाऊंगा जो बिना ताले के भी सुरक्षित है। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें कल तक का समय दिया जाता है, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम कोई चालाकी दिखाओगे तो तुम्हें दरबार से बाहर निकाल दूंगा। सारा दरबार ठाके लगाकर हंस पड़ा। सबको लग रहा था कि इस बार बीरबल मुश्किल में फंस। बीरबल घर लौटे और सोचने लगे, कैसा खजाना दिखाओ जो बिना ताले का हो, लेकिन अकबर को भी चौंका दे। उन्होंने अपने मन में कई विचार किए। सोचा, क्या खेतों की फसल को खजाना कहा जा सकता है? वो तो खुले में रहती है। फिर सोचा, क्या सूरज चांद जैसे आकाशीय खजानों को दिखाऊं? लेकिन ये तो बहुत साधारण उत्तर हो जाएगा। फिर अचानक उनके दिमाग में बिजली कौंधी। सच्चा खजाना है ज्ञान और विद्या। ये ऐसा खजाना है जिसे कोई ताले में नहीं बांध सकता, बल्कि जितना बांटो उतना बढ़ता है। लेकिन बीरबल ने तय किया कि वे ये बात सीधे नहीं बताएंगे, बल्कि बादशाह को अपने तरीके से समझाएंगे ताकि वे खुद इस सच्चाई तक पहुंचे। अगले दिन दरबार सजते ही अकबर ने कहा, तो बीरबल, अब बताओ, कहाँ है वो खजाना जो बिना ताले के सुरक्षित है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मेरे साथ चलिए, मैं आपको वो खजाना दिखाऊंगा। अकबर और कुछ दरबारी बीरबल के साथ चल पड़े। बीरबल उन्हें पहले स्कूल जैसी जगह पर ले गए जहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे थे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, देखिए, ये बच्चे विद्या का खजाना सीख रहे हैं। इनकी किताबें खुली हैं, इनमें कोई ताला नहीं है, फिर भी ये खजाना सुरक्षित है। कोई चोर इस विद्या को चुरा नहीं सकता, बल्कि जितना ये बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। अकबर ने गहराई से सोचा और सिर। बीरबल फिर उन्हें गांव की ओर ले गए। वहां एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, देखिए, ये किसान अपने खेत में मेहनत कर रहा है। इसकी मेहनत ही इसका सबसे बड़ा खजाना है। मेहनत को कोई चुरा नहीं सकता। ये बिना ताले का खजाना है और हमेशा सुरक्षित रहता है। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, ये तो सच है। फिर बीरबल उन्हें एक साधु के पास ले गए। साधु भजन गा रहा था और लोग उसे सुनकर आनंदित हो रहे थे। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये देखिए, भक्ति और विश्वास भी एक ऐसा खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ये बिना ताले का है, लेकिन सबसे कीमती है। अकबर अब गंभीर हो गए। उन्होंने महसूस किया कि सचमुच सबसे कीमती खजाने ताले में नहीं, बल्कि इंसान के दिल और दिमाग में होते हैं। जब सब वापस दरबार लौटे तो अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आया कि सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान, मेहनत और विश्वास है। ये ऐसे खजाने हैं जिन्हें ताले की जरूरत नहीं। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, यही वजह है कि कहते हैं, सोना चांदी खो सकता है, तिजोरियां टूट सकती है, पर ज्ञान, कर्म और विश्वास कभी नहीं टूटते। अकबर ने तुरंत ऐलान किया, आज से मेरी सल्तनत में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे
और किसानों को मेहनत का सम्मान मिलेगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। तभी एक दरबारी मजाक में बोला, जहांपनाह, लेकिन बीरबल, अगर कोई आलसी दरबारी ये कहे कि उसकी आलस ही उसका खजाना है, तो क्या वह भी बिना ताले का सुरक्षित रहेगा? बीरबल हंसकर बोले, बिल्कुल, लेकिन ऐसा खजाना उस दरबारी को ही बर्बाद कर देगा, क्योंकि आलस नाम का यह खजाना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि मालिक के लिए ही सबसे बड़ा दुश्मन है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। उपसंहार, मोरल। उस दिन के बाद सबने समझ लिया कि ताले में बंद सोना चांदी असली खजाना नहीं है। असली खजाने हैं ज्ञान, एजुकेशन, विजडम, मेहनत, भक्ति और विश्वास। ये न तो चोरी हो सकते हैं, न टूट सकते हैं और न ही कम हो सकते हैं। मोरल, असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि शिक्षा, कर्म और विश्वास है। ये खजाना बिना ताले के भी सुरक्षित रहता है। जितना इसे बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। धुआं पकड़ा नहीं जाता तो आपने जो मांग की थी उसका उद्देश्य ही हंसी उड़ाना था, विज्ञान नहीं। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। नाई, ये अदालत है, मेले का मंच नहीं। नाई ने सिर झुका लिया, बट बीरबल की नजर अभी और गहरी थी। बीरबल ने हाथ जोड़े, जहांपनाह, इजाजत हो तो एक गवाह पेश करूं? लाओ, अकबर ने कहा। पर्दे के पीछे से मदारी आया, जिसकी आंखों में शहर की धूल बसी थी। उसने बयान दिया, हुजूर, 3 रात पहले मीर कोतवाल और ये नाई कृपा सराय में मिले। वहां कच्चा माल बांटा गया और कहा गया कि बीरबल को मजाक बनाकर दरबार की नानी याद दिला देंगे। इसके बदले घी के ठेके, जूतेगा और बाजार चौकी पर नजराना तय हुआ। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने कड़क कर कहा, मीर कोतवाल को बुलाओ। कोतवाल आया, मगर उसके चेहरे का घमंड उतर चुका था। बीरबल ने फौरन अताना को इशारा किया। वो सराय से मिले रुक के धन की थैली और रजिस्टर लेकर आया। सबूत साफ था। अकबर दहाड़े, शाही अदालत का मजाक? बीरबल की होशियारी गिराने चले थे, खुद की इज्जत गिर गई। मीर कोतवाल पद से बर्खास्त। नाई को 20 कोड़ों की सजा और 1 महीने की दस्तकारी सेवा, हाथ से सार्वजनिक नहर की सफाई का हुक्म हुआ। लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, सजा में ज्ञान की सेवा जोड़ दीजिए। अकबर ने पूछा, क्या चाहो? नाई मियां रोजाना हुक्कासराय में धुएं की लकीर बनाकर बच्चों को समझाए कि भ्रम और दृष्टि का क्या खेल है, और कोतवाल मसालों की मंडी में तराजू की ईमानदारी पर धड़ा पाठ पढ़ाए। अकबर मुस्कराए, मंजूर। शाम को महल में दावत थी। राग दरबारी बज रहा था। शाही बावर्चियों ने कुरमा, शीरे, फिरनी से मेजें भर दी। बीरबल चुपचाप बैठे। उनके पास कपूर लौंग की पुड़िया थी। पास ही नाई सिर झुकाए बैठा। अचानक किसी ओर से हवा का झोंका आया और साथ ही अनाम सी सुगंध। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सबकी हंसी छूट गई। बीरबल ने फौरन कपूर रखा। इल्म कहता है, जहां हंसी हो वहां कपूर भी हो। अकबर ने ठहाका लगाया, बीरबल, तुम्हारे कह कहे इल्म को मजेदार बना देते हैं। अगली सुबह बीरबल ने दीवाने खास में छोटा पाठ रखा। अकबर, सलीम, जोधा और दरबार के वजीर मौजूद थे। बीरबल ने 3 बातों में नीति समझाई। 1, शब्द खेल से जो चुनौती दी जाए उसका जवाब ही शब्द खेल से, ताकि मूर्खता खुद खुल जाए। 2, विज्ञान का सम्मान, धुआं, दबाव, आयतन, ये सब मजाक नहीं, समझ का विषय है। 3, अदालत में मजाक नहीं, सवाल जवाब से सच्चाई निकलनी चाहिए, तौहीन नहीं। अकबर ने घोषणा की, आज से जो भी दरबार में असंभव शर्त रखेगा वो पहले अपने पर आजमा कर दिखाएगा। 1 हफ्ते बाद हुक्कासराय में बच्चे जमा थे। नाई अब गुरु बना बैठा, हाथ में काला चश्मा, सामने मिर्जा कलाल की नलिया। नाई ने धुआं छोड़ा, लकीर ऊपर उठी। बच्चे ताली बजाते हुए बोले, वाह। धुएं की रस्सी। नाई ने शर्माते शर्माते कहा, बच्चों,
ये रस्सी नहीं, दृष्टि है। असली रस्सी पकड़ में आती है, धुआं नहीं। बुद्धि से खेल मत खेलो, ज्ञान से खेलो। बच्चे हंसे। गुरुजी 3 किलो? नाई बोला, वो नहीं, बस लौंग और कपूर याद रखो। शहजादा सलीम भी उधर से गुजरा। उसने शरारत की, मियां बीरबल, अगर मैं रोशनी से रस्सी बनवाऊं या खामोशी को तौल दूं? बीरबल ने आंख दबाई। रोशनी से रस्सी छाया के सहारे बन जाती है, और खामोशी, जब ढोल बंद, दिल खुला, तो वक्त तौल देता है। सलीम हंस पड़ा। आप हर बेतुकी बात में भी मायने भर देते हो। अकबर ने शहर में ज्ञान मेला लगवाया। वहां एक विशाल झूला था, रस्सी रेशम की, लेकिन उसके दोनों किनारों पर पतले शीशों के फ्रेम थे। जब सूरज की किरणें उन शीशों पर पड़ती और पास के धुनादीप की पतली नली से धुआं गुजरता, तो लोगों को सचमुच लगता कि झूला धुएं की रस्सी से ही बंधा है। बच्चे झूलते हुए चिल्लाते, धुआं पकड़ा नहीं जाता, मगर दिखाया जा सकता है। मेला मैदान में लटके फ्लग पर बीरबल के शब्द लिखे थे, असंभव काम नहीं, असंभव सोच होती है। सोच बदलो, दुनिया बदलती दिखेगी। कोतवाल ने 1 महीने तक तराजू, नाप, तौल की क्लासें ली। कपट की जेबें खाली हुई और घूसखोरी पर नकेल पड़ी। महीने के अंत में उसने दरबार में कहा, जहां पनाह, मैंने ईमान को तौला, पाया कि घूस का वजन भारी नहीं, गुनाह का है। इजाजत हो तो मैं वापस छोटी पोस्ट से ईमान का काम करूं? अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल बोले, जो गलती मानकर सुधार ले, उससे मुल्क सुधरता है। अकबर ने कोतवाल को निचले ओहदे पर बहाल कर दिया। नजर कड़ी रखने का हुक्म साथ में दिया। दरबार के आखिरी दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया। एक छोटी सी पेटी दी। खोला तो अंदर कांच के मोतियों की माला थी। हर मोती के बीच में सूक्ष्म चांदी की तार और बीच बीच में काली नील की बूंदें, ऐसी कि दूर से धुएं की लड़ी लगे। अकबर बोले, ये हमारी तरफ से धुएं की रस्सी, जो दिखती है, टूटती नहीं, तुम्हारी इज्जत की निशानी। बीरबल ने माथे से लगाया, जहां पनाह इज्जत धुएं जैसी नहीं होती, ये पकड़ी भी जाती है, निभाई भी। अकबर मुस्कुराए, और कभी कभी कपूर भी चाहिए। बुद्धि और हास्य जब साथ हो तो असंभव शर्तें आईना बन जाती है। विज्ञान का मजाक नहीं, उसकी भाषा समझो। दाब, आयतन, दृष्टि, भ्रम, यही समझ का रास्ता है। सत्ता में चालाकी टिकती नहीं। सत्य और सबूत देर से सही, पर जीतते हैं। और हां, जहां हंसी हो, कपूर साथ रखो।